स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम व्याकरण के विषय में आगे पढ़ेंगे। माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से हमारी कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आइए, तो हमने पहले चर्चा की थी हमारे जो व्याकरण में स्टार्टिंग में स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण तो शुरू से हमें पढ़ा था कि स्वर यानी कि जो स्वतंत्र रूप से जो ध्वनि है वो स्वर है। उसके बाद स्वरों से जो मिलकर बनते हैं वो व्यंजन है। और स्वर और व्यंजन, उसके बाद शब्द के बाद वाक्य, इन तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम करेंगे कि इनके जो उच्चारण स्थान है। तो पहले हमारा है कि जिन वर्णों का स्वर वर्णों की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन क ख ग घ इस प्रकार से कैसे जो मैं तक और आगे है तक वो 33 मूल व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण के जो मुख्य भेद हैं वो 3 प्रकार से हैं। पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। तो यहाँ हमारा स्पर्श व्यंजन है जो वो है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, फ वर्ग। यानी कि क वर्ग यानी कि जो क में क, ख, ग, घ, अंग ये आते हैं। च वर्ग च, छ, छ, झ, झ, ञ ये आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ढ, ण ये आते हैं। और तथा जो त वर्ग है उसमें त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, म, य आगे य, र, ल, व वो हमारा अंतस्थ में चलेगा। य, र, ल, वो ये अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि अंदर से इनकी जो हमारी आवाज वो अंदर से आ रही है। जहां से जीव, तालु, दांत और ओष्ठ, ये जीव, तालु, दांत, ओष्ठ के बारे में हम आगे जो चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या है आगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में क्या है कि जो हमारा स, श, श, ह इनके बारे में, उच्चारण के बारे में आगे पढ़ेंगे कि कहां से इनके बारे में आवाज आ रही है शुरू से। और इनमें क्या है कि उष्म से है कि जहां से हमारे जब बोलने में जो उष्मा हमारी बाहर निकलती है, यानी कि एक प्रकार से रगड़ा, जहां से गर्म होता है, गर्म हवा महसूस होगी। अगर हम ऐसा महसूस करेंगे कि शो, तो शो बोलेंगे तो क्या है हमें ऐसा महसूस होगा कि गर्म हवा आ रही है बाहर। उसी प्रकार शो, उसी प्रकार स। तो इन तीनों में वैसे तो हम हिंदी में ऐसे ही बोलते रहते हैं कि जो तीन श हैं वो एक ही हैं, शो शो शो, लेकिन इनका है उच्चारण स्थान अलग से, जैसे कि शो, शो, स, इस प्रकार से भिन्न है ये। उसके बाद क्या है हमारा व्यंजन वर्ग, कि इसमें जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण। उसके बाद है कि हमारे जो पहला है कंठ। तो एक थोड़ा हम देखते हैं कि पहले तो इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे कि पहला है कंठ। कंठ से हम ऊपर चलेंगे, वहां पर आएगा हमारा जो तालु है। हिंदी भाषा में कई बार हम बोलते हैं कि जो बच्चा है वो उसका तालु के मतलब वो ऊपर सिर पर वजन मत दिए कि उसका तालु बैठ जाएगा। इस प्रकार से हम बातें सुनते हैं तो वो क्या होता है, जो हमारा कई बार हमें वो लटकता भी दिखाई देता है ऊपर, वो है तालु। तालु से आगे थोड़ा हम आएंगे, वो है हमारा मुर्दा। मुर्दा से जो आगे आएंगे हमारा वो है दंत, जो दांत के अंदर वाला है, यानी कि बाहर वाला नहीं, जो अंदर वाला, हम जीवा टच करती है ऐसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंठ, तो यानी कि जिस प्रकार से कवर्ग के बाद हमने ये जो ऊपर पढ़ा था चर्चा की थी कि पहले कवर्ग है, कवर्ग के बाद चवर्ग है। तो कवर्ग जैसे कि हमारा कंठ पहला, यानी कि जो पहली लाइन है हमारी कवर्ग, कंठ पहला, दूसरा चवर्ग यानी कि ऊपर हमारा जो क्या आ गया तालु, तालु के बाद टवर्ग हमारी मुर्दा, और तवर्ग हमारा दंत है। दंत के बाद हमारा जो होठ है वो पवर्ग, प, फ, भ, भ, म। इस प्रकार से हमारे उच्चारण स्थान हैं। तो अब पढ़ेंगे हम इनको थोड़ा विस्तार से कि पहले क्या है हमारा कंठ। कंठ यानी कि
कंठ से हमारी जो निकलती है आवाज, जैसे क, ख, घ, घ, अंग। आप अगर बोलने की कोशिश भी करेंगे तो क्या है, आपको आवाज सुनाई देगी। आपको हमारा जो कंठ है वो आवाज कंपित करता हुआ नजर आएगा, अगर आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो तलब है, इसमें क्या है कि इनका जो वर्ण ए, आ, इनका भी कंठ से होगा, और ई की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर ह का स्थान क्या है, यहाँ पर कंठ है, और उसके बाद विसर्ग। वैसे तो विसर्ग का कंठ है सिंपल में साधारणतः, लेकिन अगर ये किसी वर्ण को अलग दिशा से लग रहा है, अलग उच्चारण से लग रहा है, तो जिस स्थान से वो लग रहा है उसी का ही उच्चारण स्थान बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई ट, ठ, ड उनके साथ लग रहा है तो हम उसके साथ ही इनकी जो उच्चारण स्थान है वो वही उच्चारण स्थान होगा जो इसकी मात्रा के साथ लगा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद तलव है। तलव है कि जिसमें जो जीवा है वो तालु को छुए। जैसे कि बोलने की कोशिश करो, तो बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो हमारी जीभ है वो तालु को स्पर्श कर रही है। जैसे कि च, छ, झ, झ, अण। उसके बाद जो हमारा ई और हमारा यह और यह के साथ एक सु, ये भी हमारा तलव्य है। उसके बाद हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या है कि जीभ का जो अपना वो अगला भाग है दांत और तालु के बीच वाला, यानी कि मूर्धा, मूर्धन्य। वो ट, ठ, ड, ण, री, र। तो ये क्या है, हमारे मूर्धन्य जो हमारे वर्ण है, व्यंजन है। ठीक है ना। तो जीवा हमारी जब जहां से हमें क्या है मूर्धा से छुए तो वो क्या है हमारा मूर्धन्य कहलाता है। तो इनकी संख्या ना पूछकर इनका जो हमारे एग्जाम में आता है वो क्या आता है कि ये उच्चारण स्थान इनका कहाँ, जैसे पूछेंगे कि ट का उच्चारण स्थान बताइए, तय का उच्चारण स्थान बताइए, है का उच्चारण स्थान बताइए। तो विभिन्न प्रकार से क्या है हमें उच्चारण स्थान का बोध होना चाहिए। तो उसी प्रकार है हम आगे बढ़े कि हमारा आगे है वो दंत है। दंत का यानी कि जहां पर हमारी जो जीवा है वो दांत को छुए। जैसे कि त, थ, द, ध, न। इस प्रकार हमारी जो जीवा है वो दांत को छू रही है। जैसे त, थ, द, ध, न। बोलने के प्रयास से इसकी जो असली जो याद करने की ट्रिक यही है, हर एक जो वर्ण की कि आप उसको अच्छे प्रकार से बोलना सीखे। आपको ऐसा महसूस होगा कि कई हैं जो बच्चे हैं कि वो बोलने की कोशिश करते हैं, वो तोतला बोलते हैं या कि ऐसे बोलते कि वो गूंगा है, उसको बोलना नहीं जाता। तो क्या है उसकी जो जीवा है वो कार्य सही नहीं कर पाती, इसलिए वह तोतला बोलता है या गूंगा होता है। तो यानी कि हमारी जीव का हमारे उच्चारण स्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे क्या है हमारा कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ है यानी कि कंठोष्ठ से पहले हम पढ़ेंगे ओष्ठ, क्योंकि वो दो ज्वाइंट हो गया, यानी कंठ और ओष्ठ का ज्वाइंट हो गया यानी कि जोड़ाव। तो लेकिन उससे पहले क्या है हमारा दंत, दंत के बाद ओष्ठ। ओष्ठ में क्या है कि जहां पर हमने क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा कंठ, कंठ के बाद हमारा तालु, तालु के बाद मुर्दा, मुर्दा के बाद हमारा जो दांत, दांत के बाद हमारा बाहर आ गए हम होठ। तो होठ से क्या है कि ये हमारा प, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम पहले बोला था कि थोड़ी बहुत ही गलती तो है इसमें। ये प हमारा प, फ, भ, भ, म। तो इस प्रकार है कि हमारे होठ स्पर्श कर रहे हैं, जैसे कि प, फ, भ, भ, म। अनेक प्रकारों से ही ये जो भी हम बोलेंगे ये वर्ण तो हमारा क्या है होठ के माध्यम से हमारा स्पर्श होगा। उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक क्या है कि जहां पर अनुनासिक यानी कि नाक के द्वारा हमारी जो आवाज मतलब सही निकले। कई बार क्या होगा कि हमारी सर्दियों में जुकाम होने के वजह से हम उच्चारण है जो वो सही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि नाक के माध्यम से जो ध्वनि वो इन्हीं से, जैसे कि अंग, ण, न, म। अगर हम नाक को बंद कर देते हैं तो आ, रा, रा, तो आवाज है वो सही नहीं सुनाई देगी। तो
उसके बाद है हमारा, अब पढ़ेंगे हम हमारा जो कंठ तालु है, यानी कि दो अंगों का ज्वाइंट जो जोड़ाव, जैसे कि कंठ तालु, तो यानी कि वो ऐसा शब्द है जो दो वर्णों से मिलकर बना है या दो स्वरों से मिलकर बना है, जिसका एक तो उच्चारण स्थान कंठ है और एक तालु है। जैसे कि कंठ का है जो है वो कंठ के माध्यम से बोला जाता है, और जो तालु है वो ई, यानी कि ई हम तालु, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो ई है वो है तालु, यानी कि वो तालु के माध्यम से बोला जाता है, और जो ए है वो कंठ के, यानी कि इसको दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, कंठ तालव्य, यानी कि ऐसा स्वर जो क्या है कि कंठ और तालु से मिलकर हम बोलते हैं, जैसे कि ई, या तो ए ई का जो मेल होता है वो क्या बनता है, ए, और आई आ का जो मेल बनता है वो है आई। उसी प्रकार से कंठ ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ यानी कि कंठ और होठ, यानी कि अपना जो होठ है उनके दोनों के माध्यम से हम इसको बोलते हैं। तो क्या है कि इनमें ओ बोल के देखने पर आपको महसूस होगा बिल्कुल, जैसे कि कंठ प्लस में ओष्ठ, तो समझिए कि बनावट जादू, जैसे कि अ और उ। तो हमने पढ़ा भी था कि ये शुक्त स्वर हैं, शुक्त स्वर ए आई ओ औ, तो ये इन्हीं से मिलकर बनते हैं और तभी इनके दो दो उच्चारण स्थानों को जोड़कर बनाया गया है कंठोष्ठ। तो कंठ क्या है हमारा ए, और जो ओष्ठ है वो उ, जैसे कि देखो उ। अब हमारे जो होठ है वो काम कर रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है आपको कि उसी प्रकार है ओ, तो ओ कंठ है, आ और ओ मिलकर बनता है औ। तो उसी प्रकार है जो औ शब्द औ है जो स्वर है वो कंठोष्ठ हो गया। उसी प्रकार दंतोष्ठ यानी कि दंत और ओष्ठ, तो उस दोनों से मिलकर जो हम बोलते हैं वो है व, दंतोष्ठ। वो बोलने पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, वो दांत जीभ है जो वो उसको स्पर्श कर रही है और होठ को। तो वह का उच्चारण करते समय जो लिखा भी हुआ है कि वह का उच्चारण स्थान करते समय ऊपर के जो दांत है वो और नीचे का होठ आपस में मिलता, मतलब हमें देखो मिलता प्रतीत होता है। उसके बाद उषम भी पढ़ा था हमने, पहले भी चर्चा की थी कि शो हो, ये उसम वर्ण है, यानी कि जब हम इनको बोलते हैं तो बोलते समय जो हमारी आवाज है या जो हमारी आवाज निकलती है उसमें जो वर्ण आता है तो हमें क्या है उष्मा महसूस होती है, वो हवा गर्म होती है। उसके बाद हम हमारे आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे स्वर हैं वो स्वर और व्यंजन है जो वो घोष और अघोष। तो घोष और अघोष का मतलब है, पहले नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, पहले अघोष समझे, जैसे कि अघोष, अघोष यानी कि इसमें स्वर कंपित नहीं होता, स्वर कंपित नहीं होता, तो ये है अघोष। और जिसमें कंपित होता है वो क्षयघोष। और क्या है अघोष, यानी कि इसमें पहले दो यानी कि क ख च छ ट ठ त थ ये आते हैं, और इसमें घोष में जिसमें गले में कंपन गूंज पैदा होती है, बोलने पर आपको पता चलेगा। जैसे कि तीसरा और चौथा पांचवा होगा ये जो हमारा, जैसे कि ये कवर के ये तो हमारे कवर के आगे, ये हमारे चवर के आगे, ये हमारे टवर के आगे और ये पवर के आगे, इनके तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा जो सघोष कहलाएगा, यानी कि बोलने पर पता चलेगा आपको घ घ अंग। तो आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारा जो है स्वर है वो भी गूंज रहा है, यानी कि गूंज पैदा हो रही है। तो जिसमें गूंज पैदा होती है वो क्षयघोष, और जिनमें गूंज पैदा नहीं होती वो है अघोष। अघोष होते हैं हमारे किस सभी वर्णों, जो सभी वर्ग हैं उनका पहला और दूसरा वर्ण, और जो हमारे घोष होते हैं वो होते हैं हमारे वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है ना। और अंतस्थ वर्ण भी हमने पढ़ा था, ये तो वैसे गलत दे रखा है ना, इन्हें बोला था कि टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर आएगा य व र ल जो हमने ऊपर चर्चा की थी।
तो वो पढ़ लिया, तो इसमें हम चर्चा करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि पहले हमने पढ़ लिया। और ये आसान सी ट्रिक थी कि पहले दो है हमारे जो वो अघोष हैं और बाकी सब सघोष हैं। बाकी सब कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है ना। उसके बाद है हमारे श्वास, श्वास प्राण के हिसाब से, यानी कि हमारी जो वायु है कम निकलती है ज्यादा निकलती है, तो उसके माध्यम से हमारे दो वेद हैं। दो वेद कौन कौन से हैं? पहला वेद है अल्पप्राण और दूसरा वेद है महाप्राण। ये दो वर्ग हैं जिसमें क्या है कि कम मात्रा में वायु निकलती है, कम मात्रा में वायु निकलती है, वो है अल्पप्राण। क्या है? अल्पप्राण, वो है अल्पप्राण। और इनमें 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग में से कौन सा होगा? जो अल्पप्राण होगा वो होगा हमारा पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है ना। और जो हमारा महाप्राण होगा वो होगा हमारा दूसरा और चौथा। पर ये क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा, ये क्या है कि जो हमारे वर्ग के स्थान है, जो जैसे कि हमारा है कवर्ग। कवर्ग का जो पहला, तीसरा, पांचवा है, पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अंग है। ठीक है ना। उसी प्रकार च, झ और अण, ट, ढ, यहां पर आएगा इ, यहां पर आएगा ण, और यहां पर आएगा न, और यहां पर आएगा म। यानी कि जो हमारे अनुनासिक हैं, जो नाक के माध्यम से बोले जाते हैं, अंग, ण, न, म। तो क्या है कि ये पहला, तीसरा और पांचवा हमारे वर्ण हैं, वो हैं अल्प वर्ण, यानी कि जिनमें हमारी जो वायु है मुख से वो कम निकलती है। बोलने पर आपको महसूस होगा इसका। क, ग, अंग। कोई भी ना तो ऐसा है कि जोर लग रहा है ज्यादा, हमारा नॉर्मली से हम बोल रहे हैं क, ख, क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। लेकिन जो हमारे महाप्राण है इनमें क्या है, हमारी जो मुख से अधिक मात्रा में वायु या प्राण निकलती है। जैसे कि हमारा ख, घ, छ, झ, ट, ढ, ठ मतलब ठ, ड, थ, ध, फ, भ। ठीक है ना। और हमारे अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद है हमारे सुक्त व्यंजन। सुक्त व्यंजन यानी कि नाम से आपको पता है कि ये जुड़े हुए होते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक क्या है कि इसमें ये आएगा, यानी कि ये मिलकर बनेगा ग, ज्ञानी, जय। ठीक है ना। लेकिन और आगे अगर हम इसके य के भी करेंगे टुकड़े तो य में ए भी मिला होता है। ये थोड़ा इसमें दे रखा है कि नॉर्मली दे रखा है श का टुकड़ा नहीं किया हुआ, जैसे क, श्रवणिंग। लेकिन ये ध ये हम कई बार लिखते हैं, विद्यालय में लिखते हैं, ऐसा प्रयोग करते हैं ध्यय, ध्यय। ठीक है। तब तो घय ये संयुक्त बताया गया, लेकिन हम ये ऐसे वर्ण नहीं है, ये हमारा अक्षय पढ़ते हैं, ये ध्याय भी हम मतलब पढ़ते हैं, लिखते हैं त्र, ग और एक श्र। श्र में क्या होता है? श प्लस र। कंप्लीटली जो हमें पढ़ा था विग्रह वो यह होगा श्रेय का कि श, र, अ। ये सभी हैं संयुक्त व्यंजन हैं जो दो अथवा अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो पहला हमारा अक्षय है त्र, घ, श्र। ठीक है ना। बार बार हम पढ़ते हैं इन शब्दों। और इनमें क्या है, कई बार हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्या आता है, जैसे कि ज्ञा का जो है कि विच्छेद करके बताएं, कि विच्छेद करेंगे तो हमें पता होगा
कि जय य से मिलकर बना है। तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है, इस य की जगह कुछ वो अलग वर्ण दे देगा ताकि आपको कंफ्यूज कर सके कि इसको इसमें कौन सा वर्ण संयुक्त होगा, जुड़ा हुआ होगा। तैर है, तय में अलग दे सकते हैं, और श है इसमें भी अलग दे सकते हैं, इसमें श बदल सकते हैं, मान के चलो ये श दे देंगे या ये श दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा अंतिम रूप, कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया इन सब के बारे में। और जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है कि आपको इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि जो अब एस्टेट हुआ था अब की बार, उसमें आगत वर्ण आए हुए थे, आगत वर्ण आए हुए थे, तो क्या है कि आगत वर्ण का तभी हमको पता होगा जब हमने पढ़ा हो। तो आगत वर्ण है वो हमारे जय और फ होगा। परंतु आप बोलोगे कि ये तो जय फ वर्ण में भी आते हैं, यानी कि व्यंजन में भी आते हैं, वो तो व्यंजन में किस प्रकार है कि वो आपको ये जो बिंदी है वो आपको नहीं नजर आएगी, यानी कि ये तभी सही है जब इसको बिंदी लगी हो, जैसे जंजीर लिखते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद फकीर इत्यादि जो शब्द हैं इनमें हमको मिल जाता है, तभी ये सही है, आगत वर्ण में आता है। और एक उत्कृष्ट वर्ण जो हमारे उत्कृष्ट हैं, जो हमें शुरू से हमें जो पहली वीडियो में पढ़ा था उसमें क्या था, उत्कृष्ट वर्ण, यानी कि जो हमारी जीवा जल्दी सी ऊपर से जाकर नीचे मतलब गिर जाती है। ये अंतिमार्य रूप है, यानी कि एक प्रकार से हम रिवीजन के तौर पर करेंगे ये सब, कि हमें पहले पढ़ा कि स्वर, स्वर के बाद हमें साथ में पढ़ा व्यंजन। तो हमारा स्वर है वो हर्षव और दीर्घ। हर्षव हमारे आएंगे ए, ई, उ, री। उसके बाद हमारा जो दीर्घ है, यानी कि दीर्घ के नाम से भी आपको पता चल रहा है कि बड़ा, कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद हमारा स्पर्श हमने पढ़ा, कैसे मैं तक पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि स्पर्श व्यंजन का बताएं कि फर्स्ट जो पहला वर्ण है वो क्या है, तो हम बोलेंगे क। लेकिन कई बार ऐसा पूछ सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन का अंतिम वर्ण बताएं, तो हम बोलेंगे म। उसी प्रकार हमारे अंतस्थ व्यंजन है, आपको एग्जाम में बहुत ही बार बार रिपीटेशन में मिलेंगे ये य, र, ल, वो, ये अंतस्थ व्यंजन है। उसम वर्ण श, श, ह। तो हमने पहले ही बोला था कि पहले आएगा श, पहले ये श आएगा यानी कि तालव्य से बोलेंगे। उसके बाद हमारा मूर्धन्य आएगा यानी कि श, उसके बाद बोलेंगे दंत्य वाला स, उसके बाद हमारा ह, उसमें ये। और संयुक्त वर्ण हमें अभी जस्ट नाउ इससे पहले ही चर्चा की थी कि अक्ष, त्र, ग। अक्षय में हमारा हमने क और श का संयोग, उसके बाद त्र, तय का और रै का संयोग, यह का हमारा क्या क्या जय और ई है उसका संयोग, और शय में हमारा जो क्षय शलगम वाला है वो शय और रै, श्र, ठीक है ना। हमारा इंपोर्टेंस रहेगा आगत, अंतस्थ और हमारा उत्कृष्ट वर्ण, यानी कि ये भी आपको मिलेगा प्रत्येक हमारा जो प्रत्येक परीक्षा में, ठीक है ना। उसके बाद हमारा था उच्चारण स्थान। तो आपको समझ में नहीं कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा समझ में नहीं आता कि उच्चारण स्थान कौन से बोल रहे हैं, तो पिक्चर के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी प्रकार से समझेंगे, ठीक है ना। पहली बात यह है कि आप इसको बोलोगे, अगर आपका सही उच्चारण करोगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छी प्रकार से महसूस होगा। सबसे पहले यही ट्रिक है कि अगर आप इसको बोल के देखें बिल्कुल शुद्ध, जैसे कि नासिक के है अंगणनम, अंगणनम, यहाँ पर अंग लिख रखा है, यहाँ पर आएगा हमारा जो क वर्ग का है अंग। उसके बाद अण, यानी कि अय है अण न म, ठीक है ना। हमारे यहाँ आएंगे क्या, नासिक है। उसके बाद मुर्दा, यानी कि जो हमारा तलव्य और दांत के बीच का भाग है वो हमारा मुद्रा, या देखें जैसे कि हमारे ये क्या है तलव्य, तलव्य के बाद हमारे यहाँ दंत, और जो बीच का भाग रह गया वो हमारा मुर्दा, ऐसा ही बताया था ना। उसी प्रकार हमारा तालु, जो हमारा ये पहला है तालु, तालु के माध्यम से ई और चवर्ग हमारा और यस है बोले जाते हैं। उसके बाद हमारा कंठ, कंठ और तालु, कंठ हमारे ये है, कंठ के यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं।
उसी प्रकार क्या है कंठ और तालु, यानी कि दो जोड़ हमें बताया था कि ए और ई से मिलकर ए कंठ के माध्यम से बोला जाता है और ई तालु के माध्यम से बोला जाता है। उसी प्रकार जो ये शब्द बन गया, ये जो स्वर बन गया यानी कि ज्वाइंट संयुक्त हो गया, वो क्या है कंठ तालु बोले जाता है। तो क्वेश्चन इसमें से बहुत ही आने की संभावना रहती है कि ए हमारा कौन सा वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान बताएं। तो इसका उच्चारण स्थान होगा ए का कंठ तालु। उसी प्रकार हमारा कंठ आ गया, कंठ हमने पहला पढ़ा था कि कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं हमें कवर्ग। उसी प्रकार हमारा दंत, यानी कि दंत के माध्यम से बोले जाते हैं, जैसे कि त थ द न, जीवा हमारी दांत को स्पर्श कर रही है। उसी प्रकार हमारा स, जो हमने स का अलग अलग बोला था। दंतोष्ठ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एक यही वर्ण है जो आपको दंतोष्ठ के माध्यम से मिलेगा, बाकी तो सभी मल्टीपल हैं। उसके बाद क्या है ओष्ठ, उसके बाद क्या है ओष्ठ, ओष्ठ और कंठ की ओ औ, यानी कि ओट होठ और कंठ के माध्यम से जो हमारे वर्ण बोले जाते हैं, जैसे कि ओ, ठीक है ना। उसी प्रकार ओष्ठ के माध्यम से पढ़ा था होष्ठ, यानी कि ओ उ, जैसे ही हमारा होठ है वो देखो उ पवर्ग, ये सभी होठ के माध्यम से बोले जाते हैं। तो हमारी एक इस आसान ट्रिक है कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि पहला हमारा जो कंठ है वो एक यानी कि हमारा कवर्ग, उसके बाद 2 नंबर पे हमारा आ जाएगा तालु यानी कि चवर्ग च, उसके बाद आ जाएगा हमारा मुर्दा यानी कि टवर्ग, उसके बाद आ जाएगा हमारा दंत यानी कि तवर्ग, और 5वें नंबर पर आ जाएगा हमारा पवर्ग यानी कि होठ के द्वारा हम बोलते हैं। तो हमारा कंप्लीट हुआ उच्चारण। आप अंत तक बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।